हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक चलेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका सेक्शन 68 से लेकर 72 तक के सेक्शंस कवर करते हैं। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए, हमें पता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमारी संविदा होती है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। किससे? एक तो एग्रीमेंट मतलब करार, और एक हो गई आपकी एनफोर्सेबिलिटी मतलब प्रवर्तनीय। अब करार को अगर हम देखते हैं तो ये भी आपके तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला हो गया इसमें ऑफर मतलब प्रस्ताव, फिर हो गया एक्सेप्टेंस मतलब उसकी स्वीकृति, और तीसरा हो गया उसमें कंसिडरेशन मतलब कि प्रतिफल इसमें हो गया। तो जब ये तत्व मिल जाते हैं तब जाकर आपकी संविदा बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना। अब देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें ऑफर तो होना ही चाहिए। जब तक ऑफर नहीं होगा तब तक उसका स्वीकृति नहीं होगी। जब एक बार ऑफर हो गया है फिर उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है तभी जाकर आपका जो है फिर कंसिडरेशन, फिर एनफोर्सबिलिटी, तब जाकर आपके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हम बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, तो ना तो उसमें ऑफर दिया जाता है, ना ही उसमें कोई स्वीकृति होती है। ठीक है, बट परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि विधि यह मानता है कि भाई दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बन गया होगा। ठीक है, तो बिना ही ऑफर के, बिना ही एक्सेप्टेंस के, जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, वो खुद नहीं बनाते, लॉ मानता है कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके सेक्शन 68 से 72 तक कवर करता है। ठीक है, इसको समझते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। ये कहता है एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय लॉ इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं ये सब क्या है, ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। एक होता है इम्प्लाइड जो कि हम मान लेते हैं, है ना। तो कहते हैं देयर आर मैनी सिचुएशंस इन विच लॉ एज वेल एज जस्टिस रिक्वायर दैट अ सर्टेन पर्सन बी रिक्वायर्ड टू कन्फर्म टू एन ऑब्लिगेशन। तो क्या होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, फिर जस्टिस सिस्टम ये चाहता है कि जो दो पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी हो गई ए और एक पार्टी हो गई यहाँ पे आपकी बी, तो परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि इनके बीच में एक ऐसा ऑब्लिगेशन बन जाना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा दायित्व वहां पे बन जाना चाहिए जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, तो जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि न्याय संगत लगता है कि वहां पे दायित्व ऐसे बन जाना चाहिए जैसे कि मानो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, तो ऐसी परिस्थितियों को में हम क्या कहते हैं, उसमें उनके बीच में ऐसे ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हम उसे कहते हैं। ठीक है, एन ऑब्लिगेशन डेट अ लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन देम। तो ये जो ऐसे ऑब्लिगेशन है ये कौन बनाता है, ये जो है आपका विधि या फिर कानून खुद क्रिएट कर देता है। ठीक है, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एग्जिस्ट बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो कहां से वहां पे होता है, एग्जिस्ट करता है, वो आपका कोर्ट के ऑर्डर से एग्जिस्ट करता है, नॉट बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। और ये पार्टीज के एग्रीमेंट से जो है वहां पे अस्तित्व में नहीं आता है। Lord Mansfield, who is considered to be the real founder of such obligations, acting them on the principle that law as well as justice should try to prevent unjust enrichment। तो यहाँ पे जो ये आपका जो कंसेप्ट था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, ये किसने डेवलप किया था, ये किया था लॉर्ड मैन्सफील्ड ने। ये क्या कहता है वहाँ पे, उसको इस जो सिद्धांत को इजाद किया था। ठीक है, और ये क्यों इजाद किया गया था, ताकि जो है जो अनजस्ट एनरिचमेंट है, ठीक है, अनजस्ट एनरिचमेंट जो किसी को अनुचित लाभ होता है, ताकि उससे हम उसको बचा सके। तो उसको अनुचित लाभ को बचाने के लिए क्या हुआ, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत निकल के आया। किसने, कौन लेकर आया था, ये मैन्सफील्ड लेकर आया था। अब देखते हैं क्या होता है ये। देखिए, ये आपका मोसेस वर्सेस मैकफ्लेरन का केस है, जिस केस में जो लॉर्ड मैन्सफील्ड ने जो ये वाला सिद्धांत आपका इजाद किया था।
ये कहते हैं थ्योरी ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय लॉर्ड मैंसफील्ड इन दिस केस सेक्शन 68 to 72 provide for 5 kinds of quasi contractual obligations which are as follows। तो इस केस में जो है लॉर्ड मैंसफील्ड ने जो है ये कंसेप्ट लेकर आए थे और इसमें जो है कुछ ऐसी सिचुएशंस बताई थी जहां पे आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो वहां पे बन जाता है। ठीक है, कौन कौन सी सेक्शन 68 से 72 तक वहां पे कवर करते हैं। अब सेक्शन 60 क्या कहता है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाईज टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। तो अगर आपको याद होगा जब हमने माइनर्स एग्रीमेंट हमने पढ़ा था तो वहां पे क्या पढ़ा था हमने कि जो माइनर के द्वारा जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एब इनिशियो वाइड होते हैं। क्या होते हैं वो, एब इनिशियो वाइड होते हैं, मतलब प्रारंभतः शून्य होते हैं। तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, तो फिर वहां पे फिर लॉ कैसे मानेगा कि यहाँ पे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वहां पे एक ऐसी सिचुएशन बताई है जो कि सेक्शन 68 में डिस्क्राइब कर रखी है कि अगर उन परिस्थितियों में कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, तो भले ही वो एब इनिशियो वाइड हो बट लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेगा, लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेगा। भले ही वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता था बट उस पर्टिकुलर जो है स्थिति में क्या होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बन जाएगा क्योंकि वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। ये कहता है इफ अ पर्सन incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to reimbursed from the property of such incapable person। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति हो गया ए, एक हो गया व्यक्ति बी। ए कौन है, माइनर, हम इसको मान लेते हैं, नाबालिग मान लेते हैं। अब नाबालिग कोई भी एग्रीमेंट करेगा वो क्या होगा, वो एब इनिशियो वाइड होता है ना। अब क्या हो गया, बी ने क्या करा है, बी ने ए के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, ठीक है, किस चीज को लेकर कि बी ए को नेसेसरी जो भी उसकी लाइफ में होगी, ठीक है, जो भी नेसेसरीज होंगी वहां पे वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो अगर नेसेसिटीज को लेकर कोई भी एग्रीमेंट करता है कोई भी माइनर, तो वहां पे लॉ मानता है कि वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक नाबालिग है वो शहर से बाहर जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, होता है जैसे कि हम जो है क्या होता है कि एक शहर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और रहते दूसरे शहर में, ठीक है, एक शहर में रहते हैं दूसरे शहर में पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर हमको चाहिए होता है रहने के लिए घर, ताकि वहां पर रहकर हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो माइनर जाता है, ठीक है, वो ढूंढता है घर, कोई ठीक ठाक सा घर मिल जाता है और वहां के लैंडलॉर्ड से क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं कि मुझको आपका मकान चाहिए। लैंडलॉर्ड कहता है कि ठीक है मैं आपको ये मकान 3,000 रुपये के किराए पे देता हूँ, पर महीने के किराए पे दे देता हूँ। तो ये जो लैंडलॉर्ड ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसके साथ किया है, माइनर के साथ किया है। अब महीना पूरा हो जाता है, अब लैंडलॉर्ड आता है माइनर के पास कि लाओ 3,000 रुपये दो, महीना आपका पूरा हो चुका है। अब माइनर क्या करता है, माइनर 3,000 रुपये देने से मना कर देता है कि भाई मैं तो माइनर हूं, मैं कैसे दे सकता हूं पैसे, क्योंकि जो मेरे द्वारा किया गया एग्रीमेंट है वो क्या है, वो एब इनिशियो वाइड है, ठीक है, और उसके लिए आप मुझसे जो है कोई भी पेमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसा मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष वाले केस में भी कहा गया है, ठीक है। बट ये लैंडलॉर्ड भी क्या था, लॉ पढ़ा हुआ था, इसने कहा कि भाई आपने भले मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास वाला केस पढ़ रखा है बट आपने सेक्शन 68 नहीं पढ़ा। ये जो घर है ये किस में आता है, ये आपकी नेसेसिटीज में आता है, रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड्स है, ये आपकी नेसेसिटीज में आता है। तो अगर भले ही तो माइनर हो, अगर आप नेसेसिटीज को लेकर अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो लॉ जो उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करता है। तो यहाँ पे माइनर क्या होगा, माइनर यहाँ पे बाउंड होगा, ठीक है। ये कहता है Such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person, ठीक है। अब इस चीज में ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आता है कि जब हम नॉर्मली कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और कोई भी पार्टी अपने पार्ट को परफॉर्म करने से मना करती है, तो बी जो है ना उस पार्टी को फोर्स कर सकता है, बाध्य कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर कोई और व्यक्ति होता तो बी ए पे सूट फाइल करेगा, भाई मेरे 3,000 रुपये लाओ, ठीक है, तो वो ए पे क्लेम कर सकता था। बट यहाँ पे चूंकि जो पार्टी है वो क्या है, माइनर है, तो जो लैंडलॉर्ड है
वो माइनर के ऊपर जो है केस नहीं करेगा, ठीक है। वो जो कंपनसेशन लेगा वो माइनर से नहीं लेगा, जो माइनर की जो संपत्ति होगी वो उस पे क्लेम करेगा कि इसकी संपत्ति में से 3,000 रुपये मेरे को दे दिया जाए मेरे रेंट के फलस्वरूप, ठीक है। कहते हैं ना एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो वो माइनर को तो नहीं करेगा, चार्ज करेगा माइनर की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करेगा कि भाई मुझे इसकी संपत्ति में से 3,000 रुपये मेरे निकाल के दो। क्यों? क्योंकि मैंने इसको नेसेसिटीज उसको मैंने प्रोवाइड करी है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भले वो एब इनिशियो वाइड एग्रीमेंट में हो, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या होता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 69। सेक्शन 69 आपको क्लियर है, ठीक है। बात आती है रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे क्या है, जब किसी और व्यक्ति के लिए कोई और व्यक्ति पेमेंट करता है, ठीक है। कौन सा पेमेंट? हर एक पेमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस पेमेंट की बात हो रही है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। अब इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वहां पे जो है उसका भी इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि पहले सेक्शन पढ़ते हैं, ये कहता है कि अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, जब कोई भी व्यक्ति किसी और के पेमेंट में उसका भी कोई लाभ होता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई उसका लाभ उसका हो गया, ठीक है। तो जहां पे उसका हित जुड़ा होता है, विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, तो पेमेंट क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गया ए बी, तो पेमेंट करना था बी को, ठीक है। पेमेंट करना था बी को, किसको करना था, ए को करना था। बी पेमेंट करेगा ए को, तो पेमेंट किसे करना था, बी को करना था। बट बी ना करते हुए क्या करता है, सी जो है पेमेंट कर देता है ए को। किसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ पे, कि भैया तुम नहीं कर रहे पेमेंट तो भैया मैं कर रहा हूं, क्योंकि इस पेमेंट में मेरा हित जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम और एग्जांपल समझेंगे। कहता है हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स बाय द अदर। तो अब क्या हो गया, बी की जगह किसने पेमेंट किया है, वो सी ने पेमेंट किया है। तो अब क्या कहता है, सी जो है बी से जो है पेमेंट ले सकता है। इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा होगा नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब देखिए जैसे क्या होता है, एक लैंडलॉर्ड है, ये भाई साहब है लैंडलॉर्ड, इनके पास ये मकान है, ठीक है। यहाँ पे खिड़की भी है, चलो तो ये इनका मकान है, और यहाँ पे कौन है, ये लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है। और यहाँ पे कौन आता है रहने के लिए, ये भाई साहब आते हैं, इनको हम कहते हैं टीनेंट, मतलब कि किराएदार, ठीक है। अब ये क्या है, ये भाई साहब, इतने बड़े भाई साहब, ये कौन है, ये बिजली विभाग के हैं, ठीक है। अब इनको चाहिए बिल, क्या चाहिए इनको, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। तो ये भाई साहब कहते हैं, ये ऑफिसर हैं, ये कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, वरना फिर हम आपके जो घर की जो लाइट है, ठीक है, ये जो लाइट है हम वो लाइट काट देंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा लैंडलॉर्ड के पास, मकान मालिक के पास जाएगा। पेमेंट कौन करेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, मकान मालिक पे करेगा, है ना। वो तो बाद में किराया तो टेनेंट दे ही रहे हैं ना, किराया पूरा मकान मालिक को। अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, मकान मालिक की बनती है कि वो पेमेंट कर दे इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अब लैंडलॉर्ड क्या करता है, वो पेमेंट जो है नहीं करता है, ठीक है। अब टेनेंट कहता है कि भैया मकान मालिक पेमेंट नहीं करेगा, अंधेरा तो मेरे ही घर में होगा ना, क्योंकि मैंने किराए पे ले रखा है। तो टेनेंट क्या करता है, टेनेंट मकान मालिक के बिहाफ पर वो पेमेंट कर देता है ऑफिसर को कि भाई ये लो पेमेंट, ठीक है, तो पर बिजली मत काटना। तो यहाँ पे किसने पेमेंट किया है, इस टेनेंट ने पेमेंट किया है, किसके बिहाफ पे, लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे, ठीक है। उसने वो पेमेंट किया है जिसमें उसका इंटरेस्ट था, ठीक है, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं करता क्यों, अंधेरा उसी के घर में होगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो है मकान जो किराएदार है वो मकान मालिक से पेमेंट ले सकता है। सपोज इसने 3,000 रुपये का किराए पे लिया था, और जो बिल आया था वो आया था 1,000 रुपये का आया था, और टेनेंट ने क्या करा 1,000 रुपये दे दिया था, तो वो चाहे तो यहाँ से 1,000 रुपये काट सकता है, या फिर वो लैंडलॉर्ड से 1,000 रुपये ले सकता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन जाता है। भले ही लैंडलॉर्ड ने नहीं कहा था टेनेंट से कि तुम मेरी बिहाफ पे पेमेंट करो, बट यहाँ पे लॉ मानता है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। इस तरह से मानो जैसे कि लैंडलॉर्ड को अब टेनेंट को 1000 रुपए देने हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब लैंडलॉर्ड बाउंड है टेनेंट को 1000 रुपए देने के लिए, क्योंकि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यहाँ के इनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ध्यान देना, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मैं इसी में थोड़ा सा अगर मैं बदलाव कर देता हूँ, ठीक है, अब ये लैंडलॉर्ड है, अब यहाँ पे ऑफिसर नहीं है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके साथ, सपोज सी के साथ हुआ था। ठीक है, अब सी के पास क्या थी, सी के पास थी कार, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लैंडलॉर्ड और इस व्यक्ति के बीच में कि मैं अपनी कार जो आपको 2 लाख में बेचना चाहता हूँ। अब लैंडलॉर्ड ने क्या करा, लैंडलॉर्ड ने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, अब टेनेंट ने क्या करा, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर 2 लाख रुपए पे कर दिए। ठीक है, और कार जो है लैंडलॉर्ड को दिलवा दी। तो क्या अब इस केस में क्या टेनेंट लैंडलॉर्ड से 2 लाख रुपए ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इस पेमेंट में ए इंटरेस्टेड नहीं था, ये इनका इंडिविजुअल मामला था। ठीक है, अब कार भले ही लैंडलॉर्ड को ना मिलती तो वहां पे इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। देखिए, वहां पे जो पहले केस में था, वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं बढ़ता तो वहां पे इसी का नुकसान हो रहा था। किसका नुकसान हो रहा था? वहां पे टेनेंट भी इफेक्ट वहां पे हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, बट यहाँ पे अगर कार की बात हो रही है तो भाई लैंडलॉर्ड को कार मिलती है नहीं मिलती है, भैया टेनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये पेमेंट कर देता है इस कार के लिए लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे, तो इनके बीच में कोई भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे पेमेंट की बात हो रही है जहाँ पे जो दूसरी पार्टी है जो किसी की बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है, वहां पे उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 70 की बात होती है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नानुग्राहिक कार्य की वहां पे बात होती है। ठीक है, नॉन ग्रेटिशियस होता है मतलब कि उदारवादी कोई हमारा कोई एक्ट नहीं था, मेरा कोई एक्ट जो है कोई भलाई करने के लिए नहीं था, वहां पे मेरा कॉन्टेक्चुअल इंटेंशन थी। ये कहता है वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर एनी पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिशियसली। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कोई कार्य करता है या फिर कोई भी चीज डिलीवर करता है, वहां पर उसकी इंटेंशन कोई भी गिफ्ट वगैरह कोई भी ऐसा तोहफा देने की नहीं थी। वहां पे क्या था कि वो सामान देगा और उसके बदले कंसिडरेशन लेगा, उसकी इंटेंशन ये थी। ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है, एनी सच अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट देयर ऑफ द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फोरमैन इन सस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग्स सो डन और डिलीवर। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति जाता है दूसरे व्यक्ति के पास, कहते हैं कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये सामान है, ठीक है, मैं इसे आपके पास बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक इंटेंशन क्या थी, इस प्रोडक्ट को सेल करने की वहां पे इंटेंशन थी। ठीक है, अब क्या होता है, ए जब वापस जाता है ना तो गलती से वो प्रोडक्ट बी के पास ही छोड़ जाता है। ठीक है, उसके पास रह जाता है। बी क्या करता है, बी उस प्रोडक्ट को यूज कर लेता है। ठीक है, तो जो ए की इंटेंशन थी उस प्रोडक्ट को लेकर वो क्या था, वो वहां पर उसको बेचने की इंटेंशन थी, ना कि उसको एज अ सैंपल देने की इंटेंशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ने क्या करा, बी ने उसको यूज कर लिया है। तो यहाँ पे भले ही ए और बी के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि भैया मैं प्रोडक्ट यहाँ पे छोड़ जाऊंगा तो आप उसको यूज कर लेना, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे लॉ क्या मानता है, यहाँ पे लॉ मानता है कि इनके बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जिसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मानो बी ने उस प्रोडक्ट को खरीदा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है क्या हुआ, यहाँ पे ए प्रोडक्ट जो है अपना गलती से बी के पास छोड़ गया, बी ने उसको जो है यूज कर लिया अपने भले के लिए या फिर अपने काम में उसको यूज कर लिया।
तो भले ए और बी के बीच में कोई भी सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई भी सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, एग्रीमेंट तो बोलते हैं जब ए कहता है कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, बी इसको स्वीकार कर लेता है, ठीक है मैं आपका प्रोडक्ट इतने रुपये में खरीद लूंगा। यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे बस ए अपना प्रोडक्ट गलती से भूल गया था वहीं पर और बी ने उसको यूज कर लिया बिना किसी एग्रीमेंट के। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मानो जैसे कि बी ने वो प्रोडक्ट खरीदा हो, अब बी को पेमेंट करना पड़ेगा ए को उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, यही आपका ये इलस्ट्रेशन कहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, ये भी आप जनरली अपनी डेली लाइफ में आप देखते होंगे वाला एग्जाम्पल भी। ये कहता है अ पर्सन हु फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज द बेली। ठीक है, एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है कि जब हम किसी को भी कोई भी सामान यूज करने के लिए देते हैं किसी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए, तो उसको हम कहते हैं बेलमेंट। जैसे कि सपोज 3 दिन बाद एग्जाम है मेरा, मैं कहता हूँ मैं आता हूँ आपके पास, मैं कहता हूँ कि मेरा एग्जाम है, मेरे को इस सब्जेक्ट की बुक चाहिए जो कि आपके पास है, मैं पढ़ के आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपसे बुक ली है कुछ टाइम के लिए किसी पर्पस के लिए ली है, और किस प्रॉमिस पे ली है कि जब मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा तब मैं वो आपको बुक वापस लौटा दूंगा। तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं आपके बेलमेंट। और ये बेलमेंट भी एक एक्सेप्शन हो सकता है कंसिडरेशन को लेके। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है, यहाँ पे बस क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है कि मैं जो आपसे प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो यूज करूंगा और जैसे ही मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा मैं आपको वापस कर दूंगा। यहाँ पे कंसिडरेशन एक ही तरफा होता है। ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता है कि अ पर्सन हु फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। तो ये कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति को कोई भी सामान मिलता है, जैसे कि मेरा पर्स खोज गया, ठीक है, मेरा पर्स खो गया, उसमें कुछ सपोज 3000 रुपीज थे, अब वो पर्स मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी होगी, वो उसी तरह होगी जैसे कि बेली की होती है। मतलब कि मानो कि मैंने आपको वो पर्स दिया था किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, आपका वो पर्पस पूरा हो चुका है, अब आपको मेरा वो पर्स एज इट इज मुझे वापस लौटाना है। ठीक है, पर्स उसके अंदर 3000 रुपीज मेरे को एज इट इज, आपको जो सामान आपको मिला है वो एज अ बेली आपको मुझे वापस लौटाना पड़ेगा एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 71 कहता है। मेरी बुक हो गई या फिर आपकी बुक हो गई और आपकी बुक मुझे मिल गई। ठीक है, तो मैं फिर जो मेरे ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो मेरे ऊपर दायित्व होगा वो ये होगा, मानो कि मैंने आपसे बुक किसी काम के लिए ली थी और वो काम मेरा पूरा हो चुका है, अब मुझे वो आपकी बुक एज इट इज लौटा देनी है। तो ये आपका रहता है सेक्शन 71 में। देखिए अब यहाँ पे ए और बी है, अब ए का पर्स खोया, बी को मिला, बी एज अ बेली अब वो पर्स एज इट इज ए को रिटर्न कर देगा। तो क्या ए ने कोई ऑफर रखा था कि मेरा पर्स खो जाएगा तो आप उठा के मुझे वापस दे देना? नहीं। क्या बी ने उसको स्वीकार किया था? जब भैया ऐसा ऑफर ही नहीं हुआ तो मैं कैसे स्वीकार करूं, और मुझे तो पता भी नहीं कि ए कौन है, मुझे तो खाली पर्स मिला था, उसमें आईडी थी, तो मैं तो बस आपको देना आ गया। ठीक है, तो भले यहाँ पे ना तो ऑफर था ना ही यहाँ पर एक्सेप्टेंस थी, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या मानता है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। लॉ मानता है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। ठीक है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब बी को वो पर्स वापस करना पड़ेगा। अगर बी ने वो पर्स खुद के लिए यूज कर लिया, वो 3000 रुपये खुद के लिए यूज कर लिए, तो ए क्या कर सकता है, ए बी से कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है, अब बी ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे तो मिला हुआ था, इसका कोई ऑनर नहीं था, अब ये मेरा है, जिसने पाया ये चीज उसकी। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बी को वापस करना पड़ेगा। लास्ट आता है यहाँ पे सेक्शन 72। ये बात करता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom मनी इज पेड और थिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं किसी और को, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पेमेंट कर रहा था, गलती से मैंने किसी और को पेमेंट कर दिया, है ना,
या फिर मुझको धमकाया गया, या फिर मुझे धमकाया गया कि और मैंने उस धमकी के जो है प्रभाव में आके मैंने कोई भी चीज किसी को डिलीवर करी या फिर कोई भी पेमेंट उसको करा। ठीक है, तो वहां पे भले ही उसको मेरे बीच में कोई कांटेक्ट ना हुआ हो, वहां पे अब उसको वो चीज लौटानी पड़ेगी। ये कहता है अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, या तो गलती से वो डिलीवर हो जाए फिर पेमेंट हो जाए, या फिर वो किसी धमकी के अंतर्गत या फिर कोर्जन के अंतर्गत वहां पे हो, तो उसको रीपे करनी पड़ेगी। अब ए को पेमेंट करना था बी को 500 रुपए, अब गलती से क्या हो गया, वो सी को पेमेंट चली गई। ठीक है, अब सी ये नहीं कहेगा कि भैया तुम्हें पहले देना चाहिए था कि किसको पेमेंट कर रहे हो, अब ये पैसे मेरे हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सी को जो है ये पेमेंट वापस करनी पड़ेगी, भले ही ए और सी के बीच में कोई भी ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस ना हुई हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ए और सी के बीच में, इसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या फिर डी ने ए को धमकाया, क्या धमकाया कि ये जो पेमेंट है सी को कर दो। अब ए ने उस धमकी में आके डर के हमारे क्या करा, वो पेमेंट सी को कर दी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सी को वापस करना पड़ेगा अंडर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें डिफरेंस बिटवीन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या अंतर होता है। ये कहता है इन कंडीशन ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो ऑब्लिगेशन है, जो उसमें दायित्व होते हैं पार्टीज के, वो कौन क्रिएट करता है, वो विधि क्रिएट करती है, लॉ क्रिएट करता है। Whereas in a contract, the contractual relations between the parties are created by the contract। तो जो अगर हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होते हैं, जहाँ पे संविदा, जहाँ पे दायित्व उठते हैं, वो कौन क्रिएट करता है, वहाँ पे पार्टीज खुद क्रिएट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट होते हैं, यहाँ पे लॉ मानता है या फिर लॉ क्रिएट करता है। सेकेंड कहता है इन केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज इज नॉट नेसेसरी। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो जो है पार्टीज खुद क्रिएट नहीं करती हैं। ठीक है, वो पार्टी खुद क्रिएट करें ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। वेयर एज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बाइंड अंटिल कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्री कंसेंट वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए अगर आपको ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है। जबकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वहाँ पे कोई उनकी कंसेंट वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे कहता है लॉ क्रिएट मानता है ना। और थर्ड पॉइंट कहता है यहाँ पे इन द केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट द इंटेंशन ऑफ पार्टीज हैज नो इम्पोर्टेंस। तो अगर हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे इंटेंशन जो है पार्टीज की, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ए का पर्स बी को मिला, उसमें 10,000 रुपये थे, बी कहते कि भैया मेरी इंटेंशन नहीं है वापस करने की, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंटेंशन नहीं थी मुझे 10,000 रुपये देने की, तो इंटेंशन को लेकर मैं यहाँ पे वो 10,000 रुपये यूज नहीं कर सकता। तो वहाँ पे इंटेंशन को लेकर वहाँ पे कोई भी वहाँ पे जो है महत्व उसका नहीं रहता है। ठीक है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे रोल प्ले करती है, कि अगर एक ही इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो वहाँ पे इंटेंशन को महत्व दिया जाता है जनरली कॉन्ट्रैक्ट में, बट अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे इंटेंशन को वहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों में आपसदारी में क्या होता है कि चल मूवी देखने चलते हैं, पेमेंट मैं करूँगा। अब जब मूवी देखने पहुंचे, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, अपने पैसे दो निकाल, मैं अपने पैसे दूंगा। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो दोस्तों में क्या होता है, वहाँ पे ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है, वहाँ पे इंटेंशन नहीं थी एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की, वो खाली फ्रेंडशिप में वो ऐसा कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन देखी नहीं जाती, क्योंकि ना तो यहाँ पे ऑफर देख रहे हैं, ना यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ हम सिचुएशन देख रहे हैं, हम वहाँ पे हम परिस्थितियाँ देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियाँ रही हैं, क्या उस परिस्थिति में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन क्रिएट कर रहा है, लॉ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये अंतर है आपका कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में। ठीक है, बाय बाय।